नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। जब से मैंने इस चैनल को रिज्यूम किया है, बैंकिंग सेक्टर से आने वाले केसेस शेयर पर वीडियो अपलोड नहीं किया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार ये डिमांड आ रहा था फेडरल बैंक लिमिटेड के बारे में वीडियो बनाने के लिए। इसलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे इस बैंक के बारे में और इसका स्टॉक एनालिसिस करेंगे जो काफ़ी छोटा होगा, और समझने की कोशिश करेंगे क्या ये शेयर को करंट प्राइस लेवल पर बाई करके फ्यूचर में अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है। मॉर्गन स्टैनली जो कि एक इंटरनेशनल ब्रांड है, उसने इस शेयर को न सिर्फ री रेट किया है बल्कि ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर को ही री रेट करते हुए जो उनका पहले टारगेट था उन सारे प्राइसेस को रिवाइज करते हुए एक नया टारगेट दिया है। फेडरल बैंक लिमिटेड के शेयर को लेकर उन्होंने क्या नया टारगेट प्राइस दिया है उसके बारे में भी जानेंगे, और कुछ दूसरे ब्रोकरेज हाउसेज ने भी इस शेयर को लेकर टारगेट प्राइस दिया है उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही समझने की कोशिश करेंगे क्या किसी रिटेल इन्वेस्टर को ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करके वेट करना चाहिए जो पिछले 10 साल 8 साल में खास रिटर्न बना के नहीं दिया है, क्योंकि फेडरल बैंक लिमिटेड भी एक ऐसा ही स्टॉक है जो पिछले 8-10 सालों में मात्र 9-10% के आसपास ही एजीआर दिया है। ये पूरा डिटेल जानने के लिए वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले फ्यूचर में हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, फेडरल बैंक लिमिटेड का मेजर बिजनेस आपको साउथ इंडिया में ही देखने को मिला था, जो 1931 में इनकॉर्पोरेट हुई थी ट्रेवेनकोर फेडरल बैंक लिमिटेड के नाम से। प्रेजेंट टाइम में इसके बिजनेस प्रोफाइल के बारे में बात किया जाए तो ये कंपनी रिटेल, कॉर्पोरेट बैंकिंग, पारा बैंकिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, जैसे डेबिट कार्ड, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा। प्रेजेंट टाइम में मार्केट कैप इसका 24,617 करोड़ है और ये मिड कैप से बिलोंग करती है। स्टॉक भी आपको काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिलेगा क्योंकि मात्र ये 11 है, क्योंकि इस सेक्टर को लीड करने वाले बहुत सारे बैंक का स्टॉक भी आपको करीब 20-22 के आसपास देखने को मिलेगा, जो फेडरल बैंक के पी के कंपैरिजन में डबल है। आरओसी इसका काफ़ी पुअर मात्र 5% है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी भी कमज़ोर कहा जा सकता है क्योंकि ये भी 11% के आसपास चल रहा है। इस शेयर के करेंट मार्केट प्राइस को देखें तो ये बुक वैल्यू से थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए वैल्यूएशन वाइज इसको हम चीप मान सकते हैं। पिछले एक साल में इसने 78 रुपये 60 पैसा का लो जबकि 130 रुपये का हाई बनाया है, और डिविडेंड देने के मामले में भी ये कंपनी काफ़ी शानदार है क्योंकि पिछले 1-2 सालों में डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज 1.5% के आसपास रहता है। इस बैंक के प्रॉस एंड कॉन्स लिस्ट पर नजर डालें तो प्रॉस में यहाँ पर कुछ भी निकल कर नहीं आ रहा है, जबकि कॉन्स का लिस्ट यहाँ पर काफ़ी लंबा चौड़ा दिखेगा, जैसे कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड के हिसाब से इसका सेल्स ग्रोथ काफ़ी पुअर रहा है क्योंकि मात्र ये 10.4% है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका पुअर ही चल रहा है पिछले 3 सालों से, क्योंकि ऑन एवरेज ये 11% के आसपास है, जबकि कंटिजेंट लाइबिलिटी इस बैंक के ऊपर करीब आपको 43,950 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। फेडरल बैंक के लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट को अगर हम इसके पीए से कंपेयर करके देखें, इसका चाहे सेल्स ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो कैसा रहा है, इसको हम एवरेज या पुअर मान सकते हैं क्योंकि मात्र 9% रहा है। जबकि इस सेक्टर से आने वाली जो भी मेजर कंपनीज है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक, सबका परफॉर्मेंस आपको डबल डिजिट में नजर आएगा और ये 14 से लेके 16% के बीच में रहता है। प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में फेडरल बैंक के परफॉर्मेंस को हम काफ़ी अच्छा मान सकते हैं क्योंकि पिछले एक साल में ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 78% रहता है, और पीएस के साथ कंपैरिजन करके देखें और इस सेक्टर को जो लीड करते हैं एक्सिस बैंक सबसे अच्छा नजर आएगा क्योंकि उसका प्रॉफिट ग्रोथ आपको 87% या 86% के आसपास दिखेगा, जबकि कोटक महिंद्रा हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, वो 50s में रहता है। ओवरऑल पिछले 10 सालों का ग्रोथ स्टोरी देखें फेडरल बैंक ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, आपको इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ ऑन एवरेज पिछले 10 साल में 10% नजर आएगा, 5 साल में ये सेम रहता है, जबकि पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस हो या 1 साल का परफॉर्मेंस हो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और ये सिंगल डिजिट में पहुंच के 3 से 7% रहता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जरूर ये आपको इस पीरियड में बढ़ता हुआ दिखेगा क्योंकि 10 साल में 10% तो रहता है जो सेल्स ग्रोथ के लाइन में ही है, लेकिन 5 साल का परफॉर्मेंस इसके सेल्स ग्रोथ से ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिखेगा, जबकि 3 साल का परफॉर्मेंस हो या 1 साल का परफॉर्मेंस हो ये भी सेल्स ग्रोथ को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट करता हुआ नजर आएगा। स्टॉक प्राइस सीएजीआर इस कंपनी का आपको काफ़ी खराब नजर आएगा क्योंकि पिछले 10 साल में जरूर इसने 10% का सीएजीआर दिया है, लेकिन 3 साल का परफॉर्मेंस हो या 5 साल का हो ये काफ़ी पुअर रहता है और मात्र सिंगल डिजिट में ही ये चल रहा है। पिछले एक साल में एक बार फिर से इसने अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए 44% का रिटर्न दिया है, लेकिन सीएजीआर के मामले में फाइनली इसका मिड टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर खराबी कहा जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी भी पिछले 10 सालों से एक रेंज में चल रहा है और ये 10% से लेके 11% के बीच में बना हुआ है।
बैंकिंग सेक्टर से आने वाली किसी भी कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बैलेंस शीट में उसका रिजर्व। इसलिए हम यहाँ पर बोरिंग पार्ट को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में कामकाजी होता है, एक हाथ से पैसा लेना और दूसरे हाथ में लोन देना, और ये जो लेन देन का कारोबार होता है यही ऑपरेट किया जाता है बैंकों द्वारा। और इस बीच में जो भी इंटरेस्ट का मार्जिन परसेंटेज रहता है उसी से इनका प्रॉफिट निकल कर आता है। करंट टाइम में रिजर्व इसका 18,835 करोड़ है, जो पिछले 12 सालों में 5421 करोड़ से बढ़ के पहुंचा है। बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर में काम करने वाली किसी भी कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्रॉस एनपीए हो या नेट एनपीए हो, क्योंकि किसी भी बैंक में अगर उसका एनपीए हाई है और उसमें और बढ़ोतरी देखने को मिलती है, उसका सीधा नेगेटिव इम्पैक्ट उसके प्रॉफिट मार्जिन पर देखने को मिलता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर बैंक को अपने प्रॉफिट से ही प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। फेडरल बैंक का ग्रॉस एनपीए जून 2022 क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से 2.67% के आसपास नजर आएगा, जो एक साल पहले कंपेयर करके देखें जो जून 2021 में आया था वहां पर 3.51% था। यहां पर आपको ठीक ठाक गिरावट तो होता हुआ दिखेगा, लेकिन करंट टाइम में जो भी यहां पर देखने को मिल रहा है करीब 2.5-3% के आसपास, अभी भी ये काफ़ी हाई है। नेट एनपीए जून 2021 क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से इसका 1.28% था, जिसमें आपको 0.32% के आसपास गिरावट होती हुई तो दिखेगी, लेकिन अभी भी ये 1% के आसपास बना हुआ है। इसका ग्रॉस एनपीए का परसेंटेज हो या नेट एनपीए का परसेंटेज हो, कैसे डाउन हुआ इसको लेकर थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है ये बैंक अपने प्रॉफिट से प्रोविजनिंग करके इसको कम कर रहा हो। यह भी हो सकता है पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार ये अपने बकायेदारों से लोन वसूली करने में कामयाब रही हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न पिछले एक साल में फेडरल बैंक आपको काफ़ी स्टेबल नजर आएगा, क्योंकि एफआईज की होल्डिंग जून 2021 में जो 24.05% थी वो बढ़ के जून 2022 में 26.20% होती है। डीआईज की होल्डिंग में आपको इस सेम पीरियड में थोड़ी सी गिरावट होती हुई दिखेगी, क्योंकि ये 43.89% से कम होकर 42.12% तक पहुंचा है, जबकि पब्लिक की होल्डिंग में भी थोड़ा सा गिरावट आता हुआ दिखेगा और ये 32.06% से कम होकर 31.68% तक पहुंचा है। पिछले 1.5-2 महीनों का स्टॉक मार्केट में डेटा देखा जाए तो निफ्टी बैंक सबसे ज़्यादा तेजी से ऊपर की तरफ गया, और चूंकि फेडरल बैंक लिमिटेड भी इसी सेक्टर से आता है इसलिए इसके शेयर प्राइस में भी अच्छा मूव आया। बावजूद इसके इसका इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट अभी भी काफ़ी अट्रैक्टिव बना हुआ है, क्योंकि इंटरेस्टिंग वैल्यू, आरओई वर्सेज एफडी रेट, एंट्री पॉइंट और नो रेड फ्लैग, हर तरफ आपको ग्रीन जोन देखने को मिलेगा। एकमात्र पार्ट डिविडेंड रिटर्न्स केवल आपको नजर आएगा जो रेड जोन में है, जिसको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देनी चाहिए। इस बैंक और शेयर को लेकर फोरकास्ट भी आपको काफ़ी दमदार नजर आएगा, क्योंकि 26 एनालिस्ट ने जो अपना ओपिनियन शेयर किया है, 88% का मानना है चाहे इसका रेवेन्यू ग्रोथ हो, अर्निंग पर शेयर ग्रोथ हो या शेयर प्राइस ग्रोथ हो, आने वाले एक साल में अच्छा देखने को मिलेगा। इस शेयर को लेकर जो प्राइस फोरकास्ट किया गया है यहाँ से मात्र 4.5% के आसपास गिरावट आ सकता है सितंबर 2023 तक में, जबकि मीडियम साइड में 8.5% का प्राइस हाइक हो सकता है, और बेस्ट सिचुएशन में इस शेयर में आपको 36% के आसपास ग्रोथ आता हुआ दिख सकता है। और ये शेयर जो करेंट टाइम में 117 रुपये के आसपास चल रहा है, 159 रुपये के आसपास पहुंच सकता है। रेवेन्यू फोरकास्ट जो इस बैंक के लिए किया गया है मार्च 2023 तक के लिए, ये आपको काफ़ी हताश करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको 45% के आसपास गिरावट देखने को मिल सकता है। अर्निंग पर शेयर को लेकर जो फोरकास्ट किया गया है ये काफ़ी अच्छा आपको नजर आएगा, और ये भी मार्च 2023 तक के लिए दिया गया है, और लोअर साइड में ये 18% ग्रोथ हो सकता है, जबकि बेस्ट सिनेरियो में करीब 27% के आसपास हो सकता है। दोस्तों ये रहा फेडरल बैंक लिमिटेड का एक छोटा सा एनालिसिस, जिसमें हमने देखा पास्ट में इसने कैसा परफॉर्मेंस दिया है और इसको लेकर क्या फोरकास्ट नजर आ रहा है। पिछले 3 सालों से लेके 5 सालों के बीच में इसके शेयर ने भी कोई अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, और जो फोरकास्ट निकल कर आ रहा है इसके रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर ये भी कोई अच्छा संकेत नहीं दे रहा है, क्योंकि फेडरल बैंक लिमिटेड का जो लास्ट क्वार्टर में परफॉर्मेंस रहा रेवेन्यू ग्रोथ के मामले में वो काफ़ी कमजोर है अगर उसका कंपेरिजन हम इसके पीए से करके देखें तो, और शायद आने वाले एक साल में इसका परफॉर्मेंस खराब ही रहेगा, क्योंकि ऐसा ही ओपिनियन एनालिस्ट द्वारा भी दिया जा रहा है। एनपीए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है बैंकिंग सेक्टर के लिए, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर भी इसने पिछले कुछ क्वार्टर्स में इंप्रूवमेंट तो दिखाया है, लेकिन जो परसेंटेज अभी भी निकल कर आ रहा है वो काफ़ी हाई है। और बैंकिंग सेक्टर करंट टाइम में जिस तरह से काम कर रहा है लो मार्जिन के साथ, अगर 1-1.5% भी किसी बैंक का बैड लोन या एनपीए हो जाए, उसका बहुत बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट उसके प्रॉफिट पर देखने को मिलता है। बावजूद इसके इस शेयर को लेकर काफ़ी बड़ा टारगेट प्राइस दिया जा रहा है, चाहे मॉर्गन स्टैनली हो या ब्रोकरेज हाउसेज हो, जिसमें शेर खान के अकॉर्डिंग इस शेयर का टारगेट प्राइस 140 रुपीज़ दिया जा रहा है, और करंट लेवल से उसको हम कंपेयर करके देखें तो आपको करीब 22-23% का उछाल होता हुआ दिख सकता है। अगर मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो उसका टारगेट प्राइस 155 रुपये के आसपास आपको देखने को मिलेगा, और उनके अकॉर्डिंग आने वाले एक साल में 36-37% का ग्रोथ आ सकता है।
मॉर्गन स्टैनली ने जो इस शेयर को लेकर टारगेट प्राइस दिया जा रहा है वो 155 है, और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं उनके अकॉर्डिंग जो पहले 130 रुपये का टारगेट प्राइस दिया जा रहा था वो बढ़ा के री रेट करते हुए इसको 155 कर दिया है। और भी बहुत सारे बैंकों का टारगेट प्राइस उन्होंने रिवाइज किया है, जिसमें ICICI बैंक का पहले 1040 था, उसको बढ़ा के 1225 किया है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का 825 जो था इसमें री रेट करते हुए 875 कर दिया है। एक्सिस बैंक जो 910 रुपये पहले था बढ़ा के 1000 कर दिया है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो मॉर्गन स्टैनली ने बैंकिंग सेक्टर को ही री रेट कर दिया है, और जो पहले उन्होंने टारगेट प्राइस दिया था उसमें करीब 20%, 10% या 15% के आसपास हर बैंक शेयर के टारगेट प्राइस में उन्होंने इंक्रीज किया है। दोस्तों, अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं फेडरल बैंक लिमिटेड के शेयर का टारगेट प्राइस आने वाले फ्यूचर में क्या हो सकता है, मैं यहां पर बताना चाहूंगा जिस तरीके से इस सेक्टर में एनपीए का खेल चलता है, प्रोविजनिंग की जाती है, मेरे जैसे काम आदमी के लिए समझना काफ़ी मुश्किल है, और ये सेक्टर भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और फेडरल बैंक लिमिटेड के बिजनेस को भी देखा जाए तो मैक्सिमम इसका ऑपरेशन साउथ इंडिया में ही होता है, इसलिए ये समझना थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है आने वाले टाइम में फेडरल बैंक लिमिटेड का फ्यूचर कैसा रहने वाला है, और इसके शेयर प्राइस में कितना ऊपर या कितना नीचे की तरफ गिरावट दर्ज की जा सकती है। पर्सनली अगर मुझे बैंकिंग सेक्टर से किसी शेयर को बाई करना होगा, मैं ICICI, एक्सिस जैसे बैंक्स को प्रेफर करूंगा, क्योंकि इनके बिजनेसेस को प्रैक्टिकली भी मैं देखते रहता हूं, और मेरे जानने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन बैंकों में काम कर रहे हैं और उनके ऑपरेशन के बारे में मुझे अपडेट देते रहते हैं। इसलिए फेडरल बैंक लिमिटेड के शेयर के बारे में कोई भी टारगेट प्राइस मैं देने में असमर्थ हूँ। अगर आप चाहें तो जो भी डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया है, कुछ डिटेल रिसर्च और एनालिसिस खुद का कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले सकते हैं। आप इस शेयर को रडार पे रखना चाहते हैं या पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो फेडरल बैंक लिमिटेड के शेयर में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।